हेलो दोस्तों। चलिए आज का हिंदू एनालाइज करते हैं। आज है 16 जून। आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी। लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। आज की जो फ्रंट पेज न्यूज़ है, टू इंडियन हाई कमीशन स्टाफ अबडक्टेड रिलीज्ड बाय पाकिस्तान। तो अगर आप इसका न्यूज़ पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है पॉल सेल्वदास एंड देमू ब्रह्मा ड्राइवर्स एट द हाई कमीशन गो मिसिंग ऑन मंडे। तो ये दो ड्राइवर्स थे जो कि पाकिस्तान कमीशन में इनको देवर द नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ। इनको पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज ने एबडक्ट कर लिया था, ऐसा सस्पेक्टेड था। देयर इज नो एक्चुअल प्रूफ कि उनको एबडक्ट किया गया है, एक सस्पिशन है। और उसके बाद फिर इंडिया ने पाकिस्तान को समन किया था सैयद हैदर शाह कि उनको डिमांड करे रिलीज करने का ड्राइवर्स को, कि क्यों किया है आपने। तो वहाँ के जो लोकल पुलिस थे उनका कहना था कि ये हिट एंड रन केस है। हिट एंड रन केस है जहाँ पे, और ये भी माना जा रहा था कि इन लोगों ने फेक करेंसी सर्कुलेट की, इन दोनों ड्राइवर्स ने। तो जब देखा गया उन दोनों की, जो ड्राइवर्स थे दोनों की, जब सिचुएशन देखी गई तो फिजिकली उनके बॉडी पे काफ़ी मारपीट की गई थी, इंजुरीज थी, जो कि वहाँ की जो इंडियन मिशन मेडिकल टीम है उन्होंने ये एविडेंस दिया कि उनको मारा गया है। तो पाकिस्तान ने तो यही कहा कि हमें हमें सस्पिशन है कि वो फेक करेंसी सर्कुलेट कर रहे हैं, हिट एंड रन की केस है। तो बेसिकली अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे बॉर्डर पे भी हमारे पिछले महीने में, मई महीने से अगर देखेंगे तो 3 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए हैं बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ सीज फायर बाय पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद फिलहाल रिसेंटली हमने दो पाकिस्तान के हाई कमीशन के जो डिप्लोमेट्स थे उनको हमने एक्सपेल कर दिया है। उनके नाम है अबिद हुसैन और मोहम्मद तहीर। इन लोगों को उनके बिहेवियरल, दे वर अक्यूज्ड ऑफ इनकम्पैटिबल विद देयर स्टेटस एज मेंबर्स ऑफ अ डिप्लोमेटिक मिशन। उनको स्पियोनाज या उनको बोलते हैं स्पाइंग के चार्जेस पे उनको बोला गया कि आप अपने देश वापस चले जाइए। तो उनको बहुत जल्द से जल्द डिपोर्ट कर दिया था उनके वापस उनके देश में। तो पाकिस्तान को इंडिया ने ये कहा है कि प्लीज फॉलो द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961। ये जो लॉ है इसके अनुसार, ये जो कन्वेंशन है इसके अनुसार, जब भी कोई डिप्लोमेट या नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ जब दूसरे देश जाता है तो उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रहती है। जैसे कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन देखेंगे तो कभी भी हमारे बीच में पॉलिटिकल टेंशन्स रहे हैं। तो सपोज अगर हम दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ जाते हैं, जो कि फिलहाल बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ सीज फायर बाय पाकिस्तान, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे डिप्लोमेट्स को अरेस्ट करके वो जेल न डाल दे। इसके वजह से ऐसे डिप्लोमेट्स को बचाने के लिए ये कन्वेंशन पास किया गया था और इंडिया पाकिस्तान दोनों इसको फॉलो करता है। इसके वजह से ये जो ड्राइवर्स हैं इनको छोड़ दिया है पाकिस्तान के स्टाफ ने। तो ये एक न्यूज़ है कि जहाँ पे, और एक लॉ है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ 1992 विच एंश्योर सेफ्टी ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ड्यूरिंग हॉस्टाइल एक्सचेंजेस। तो अभी पता है कि अभी फिलहाल सीज फायर हुआ है, तो वायलेशन ऑफ सीज फायर हुआ है, तो उसके वजह से अभी बहुत ही हॉस्टाइल सरकमस्टांसेस हैं। इसके वजह से जो भी हमारे डिप्लोमेटिक और नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए दिल्ली ने बोला पाकिस्तान हाई कमीशन को कि प्लीज़ आप हमारे डिप्लोमेट्स का ख्याल रखिए, हम भी आपका ख्याल रखेंगे। ठीक है। तो एडिटोरियल आता, बिल्डिंग ट्रस्ट, इंडिया नीड्स टू री एंगेज विद पाकिस्तान एंड एंड द सीज फायर वायलेशन अलोंग द बॉर्डर। जैसे मैंने आपको बोला, जो 3 सिपाही थे हमारे इंडियन सोल्जर्स के, एबनॉर्मली सिंघवान और स्वाइनी उंगुर करके इनके नाम थे, इनकी डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली ये सीज फायर वायलेशन की वजह से। और हमने भी जो 2 लोगों को डिपोर्ट किया था, अबिद हुसैन अमीद और मोहम्मद ताहिर खान, ऑन द चार्जेस ऑफ स्पोनेस। तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ साजिश की जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये जो राइटर है इनका ये मानना है कि जब तक हमारे जो सीज फायर वायलेशन हुआ है, जब तक वो स्टैग्नेंसी ना आ जाए, फिर से पीस ना एस्टेब्लिश हो जाए, तब तक पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ मिनिमम स्टाफ रखना चाहिए। ऊपर अभी कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसको भी हमने बैन कर दिया है। तो अभी कोविड-19 भी चल रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शंस भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं लोगों के बीच में, सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू मेजरली हो रहा है। उसकी वजह से उनका ऐसा मानना है कि कम से कम स्टाफ रखें, ताकि ऐसे जो एक्सचेंजेस हैं या जो बोलते हैं एब्डक्शन, जो सस्पिशन है वो ना आए और हमारे रिलेशंस बरकरार रहें। उसके बाद जो न्यूज़ है, 12 डे कंप्लीट लॉकडाउन इन चेन्नई एज केसेस स्पाइक। तो 12 दिन के लिए
चेन्नई में जो कैपिटल है तमिलनाडु का, वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन फिर से वहाँ के सीएम ने लागू कर दिया है, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी, मुंबई, पुणे, न्यू दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन तक सब तो ठीक था, लेकिन जब से लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब से स्टार्ट हो गई है, तो आप देख सकते हो कि फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगेन एंड अगेन ऑन एवरी लेक्चर में लोगों को यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और सारे के सारे जो सेफ्टी मेजर्स है जो गवर्नमेंट ने हमको बताए हैं, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में भी बताए गए हैं, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। उसके बाद की न्यूज़ है स्टेट साइंस 12 एमओयूज इन मैग्नेटिक महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की हुई हैं अलग अलग देशों से, जैसे कि अमेरिका हो जाए, जर्मनी हो जाए, कोरिया हो जाए, जापान हो जाए। इन देशों के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है फॉर लॉन्चिंग मैग्नेटिक महाराष्ट्र। मैग्नेटिक महाराष्ट्र सेकेंड, जो पहला ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट में लॉन्च हुआ था और अभी सेकंड लॉन्च हुआ है। इस ये जो बेसिक रीज़न जो यहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, इन्होंने बताया है कि फिर से महाराष्ट्र को की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होगा। तो महाराष्ट्र को मैग्नेटिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज मैंने आपको यहाँ देख सकते हैं, मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, आप डिटेल में जाके इनको पढ़ सकते हैं, बहुत फैक्चुअल डेटा है कि वी हैव इन महाराष्ट्र में फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है, बूमिंग इकोनॉमी है, सीमलेस कनेक्टिविटी है और ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन है। तो महाराष्ट्र स्टेट एक वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स हैं इंडिया में, जहाँ पे लिटरेसी हो जाए, चाहे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो जाए, या डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन हो जाए, जो कि बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। इसके वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग, बाहर के जो फॉरेनर्स हैं, वो एफडीआई ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक न्यूज़ है। उसके बाद नेपाल मूव ऑन अल्टरिंग मैप इज यूनिलैटरल टॉक्स डिफिकल्ट नाउ। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, उन्होंने ये बोला है कि अभी इन्होंने जो मैप अल्टर किया है, जैसे मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में, पिछले 2 न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको बताया कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, कालापानी, लिथुपुरम और एक डिस्ट्रिक्ट है लिपुलेक, इन तीनों को अब वो मानते हैं कि वो हमारे, उनके नेपाल में है, जो कि उत्तराखंड में है। तो ये यूनिलैटरली किया गया है, इंडिया के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। तो इंडिया वाले बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि वी हैव एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ, हमने बहुत कोशिश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लेकिन कौन से डेट पे कब, ये कुछ क्लैरिफाई नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट में। लेकिन नेपाल ने क्लियरली बोला है कि हमने 2 बार उनको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है, वहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, वो क्लियरली डिमार्केट किया गया है। तो फिर से आप ये डिस्प्यूट क्यों रेज कर रहे हो? ऑलरेडी नेपाल ने इंक्रोच भी किया था इंडियन टेरिटरी को नारसाही और सुस्ता में, ओके, बाय सेटलिंग इट्स ओन पॉपुलेशन इन डिस्प्यूटेड एरिया। नेपाल की पॉपुलेशन वहाँ पे सेटल हो गई थी, एंड अगेन 1850 में जो ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें आप फिर से क्यों निगोशिएट करना चाहते हो? फिर से आप ये नए 3 डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ से आपने ला लिए? कौन सी आपने हिस्टोरिकली कुछ डेटा प्रोवाइड नहीं किया इंडिया को? बिकॉज इट इज़ यूनिलैटरली टेकन। तो थोड़ा बहुत ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में बात करते हैं कि 1815 में इसको साइन किया गया था और 1816 में इसको रेटिफाई किया गया बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब तब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ, इंडिया के ऊपर राज कर रही थी, एंड राज गुरु गरज मिश्रा विद चंद्रशेखर उपाध्याय फ्रॉम नेपाल, फॉलोइंग द एंग्लो नेपालीज वॉर। ये एंग्लो नेपालीज वॉर, ऑब्वियसली नेपाल हार गया था, उन्होंने सरेंडर किया था ब्रिटिशर्स को, और उसके बाद काफ़ी टेरिटरी तो थी, वेस्टर्न टेरिटरी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। और आफ्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हुआ, तब से ये जो टेरिटरी है वो इंडिया के अंडर ही है। उसके बाद अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ तल्लामदले, अ वेरिएंट ऑफ यक्षगन थिएटर हैज़ गॉन डिजिटल। तो अभी सबको पता है कि जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इवन सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी इज गोइंग फॉर ई कोर्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। उसी तरीके से ये जो तलामदले, जो एक थिएटर का फॉर्म है यक्षगन का, उसका भी लाइव परफॉर्मेंस 13 जून को हुआ ऑन सोशल मीडिया। तो अभी धीरे धीरे, अभी फिल्म्स भी है, काफ़ी फिल्म्स जो थिएटर में रिलीज नहीं हो पा रहे, क्योंकि कब तक थिएटर खुलेंगे किसी को पता नहीं है। तो अभी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो जाए, अमेजॉन प्राइम हो जाए, वहाँ पे थिएटर्स, अलग अलग थिएटर्स में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन का मूवी भी रिलीज हुआ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लक्ष्मी बॉम्ब हो जाए, ये सारे मूवीज धीरे धीरे दे आर कमिंग ऑन। दिल बेचारा ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, अच्छा एक्टर था यार, ही कमिटेड सुसाइड, गॉड नोज व्हाई। उनके भी जो मूवी है दिल बेचारा, वो भी अभी इस पे आने वाला है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो अभी धीरे धीरे सारे स्ट्रीम, सारे सारे सेक्टर्स डिजिटली आ रहे हैं।
रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज अ गुड एडवाइस। तो चाइना के जो हमारा अभी फिलहाल जो चल रहा है, जो राइटर हैं एडिटोरियल का, उनका ये मानना है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हमने 1960 से 1950 से, जो कि कोल्ड वॉर में हमने लागू की थी नेहरू साहब ने, तो वही वैसे ही रहना चाहिए। चाइना के ये मानना है कि बहुत बार इंडिया ने यूएसए के साथ अलाइन होके चाइना के खिलाफ बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये जो भी चाइना का ये मानना है कि जो भी इंडिया आज जो बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहा है या जो बोल्ड डिसीजंस ले रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिसीजन विच इज बिकॉज ऑफ द बैकिंग ऑफ अमेरिका। तो अगर आप देखेंगे, इफ वी एग्जामिन द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इट इज नो सीक्रेट that while India professes to be non-aligned, it is increasingly pursuing having a shift towards the American ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये धीरे धीरे आप देख सकते हो कि हम अमेरिका के साथ जा रहे हैं। तो कैसे, उसका भी राइटर ने प्रूफ दिया है। इंडिया इज टुडे अ मेंबर ऑफ द क्वाड। ये जो क्वाड ग्रुप है, इसके अंदर यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। क्वाड मतलब चार। इसमें ये चार देश हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो डेफिनेटली एंटी चाइना का कॉनोटेशन रखते हैं, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स रखते हैं। सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और अभी चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं है। अभी हम आगे जाके न्यूज़ भी पढ़ेंगे कि चाइना में एक ऑस्ट्रेलियन को, करण गिलिस्पी को फांसी की सज़ा दी गई फॉर ड्रग पेडलिंग। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसके खुश नहीं है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में डेथ पेनल्टी के खिलाफ कोई लॉ नहीं जो जहाँ फांसी दी जाती है। जापान और चाइना के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। अमेरिका और चाइना तो हमेशा झगड़ते रहते हैं, और हम भी देखा जाए तो हमारे भी बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ है। तो ये क्वाड देश हैं जिनका एंटी चाइना कॉनोटेशन है। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली, हमने 2-3 दिन पहले देखा कि जो G7 है उसको रीडिज़ाइन करना चल रहा है, जिसके अंदर उनका ये मानना है कि उसमें इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए और ऑब्वियसली चाइना को एक्सक्लूड करना चाहिए। जिसको इंडिया ने हाँ बोला है, जिसने इंडिया ने बोला हाँ ऑब्वियसली वी आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ G7 एक्सक्लूडिंग चाइना। हमने ये नहीं कहा कि चाइना को भी लो, हमने चाइना को सपोर्ट नहीं किया। सो ऑब्वियसली चाइना के जो एडिटोरियल है या चाइना का जो ये है न्यूज़पेपर, उसमें भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि दिल्ली और वॉशिंगटन का जो रिलेशन स्ट्रांग होते जा रहा है, उससे वो काफ़ी डरे हुए हैं। उसके बाद इंडिया इज ऑलमोस्ट द लास्ट होल्ड आउट इन एशिया अगेंस्ट चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया है। उसके बाद इंडिया इज ऑल्सो अपोजिंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी हम अपोज करते हैं। अगेन ये जब हम अपोज करते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया का जो असर्शन है रिगार्डिंग गिलजित बल्तिस्तान, जहाँ पे इंडिया बोलता है कि वहाँ पे वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे आप प्लीज़ कुछ भी किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मत कीजिए। चाइना इससे खुश नहीं है, क्योंकि चाइना का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और मोर रिसेंटली इंडिया वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज टू पुट कर्ब्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो कोविड-19 का जो पैंडमिक हुआ, तब से हम चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो एडिटोरियल था उसने ये भी इम्प्लाई किया कि इट्स दैट चाइनाज फ्रेंडली पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया शुड बी रेसिप्रोकेटेड। हमने भी चाइना के साथ इतना भी वी शुड नॉट इतना भी चाइना को इतना पुश ना करें ताकि चाइना एग्रेसिव हो जाए, जो कि अभी हो रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और फिलहाल अगर इंटरनली अगर आप बात करेंगे चाइनीज पॉलिटिक्स में, तो मिस्टर जी जो है वहाँ के प्रेसिडेंट, जो कि काफ़ी सालों से वहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक और जो भी वहाँ पे अभी फिलहाल जो एंटी चाइना सेंटिमेंट पूरे दुनिया में हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो उन पे काफ़ी प्रेशर आया है अपने सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए। तो ऑब्वियसली, और ये दूसरा एक प्रेशर ये भी है कि इंडिया हैज ऑलवेज बिन प्रोजेक्टेड एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, कि अगर चाइना की जगह पे आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए, मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से इंडिया में शिफ्ट करिए, तो इंडिया हैज ऑलवेज बिन लुक्ड एज एन अल्टरनेटिव। तो इसके वजह से ही चाइना बहुत डरा हुआ है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारे देशों के साथ हमें एक नॉन अलाइन होके वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, वी कैन नॉट बी सब्जेक्टिव। अमेरिका सपोर्ट आज दे रहा है, कल नहीं दे सकता है, किसी हम भरोसा नहीं कर सकते। हमारा पास्ट हिस्ट्री भी बताता है कि यूएस हैज ऑलवेज लाइन विद पाकिस्तान। अब वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ आ रहा है बिकॉज अब चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो अभी आगे जाके अगेन दे माइट गो अगेन विद चाइना। तो इसकी वजह से इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद इन पैंडेमिक क्राइसिस ब्रिजिंग द गल्फ विद वेस्ट एशिया, अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज बाय न्यू दिल्ली टू द रीजन्स इन्वेस्टर इज क्रूशल। तो अभी वेस्ट एशिया से बहुत आपको पता होगा कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है वहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर वापस इंडिया में आ रहा है। बहुत सारा जो वंदे मातरम का जो हमारा जो फ्लाइट्स हैं, उसके वजह से बहुत सारे हमारे इंडियंस जो है वो वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी इंडिया में बहुत प्रेशर है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, जॉब जा रहे हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इंडिया पे प्रेशर बढ़ने वाला है। उसी तरीके से वहाँ के जो
क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलीम, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था नियोम, मेगा सिटी ऑफ नियोम, 500 बिलियन फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी ऑफ नियोम वो बिल्ड करने वाले थे, विच इज ऑन द कोस्ट ऑफ रेड सी। तो उन्होंने भी, उनकी भी इकोनॉमी बहुत सफ़र कर रही है, उनको भी बहुत पैसा चाहिए। अभी ऑयल प्राइस क्रैश भी हो गया है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी बहुत पीछे हट चुकी है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि हम उनके साथ इकोनॉमिकली स्पीकिंग एक दूसरे के साथ अभी डील साइन कर ले, ना कोई दूसरा देश उनके साथ कोई डील कर ले। तो हम ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र में जो लैंड एक्विजिशन था फॉर मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट, $50 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था, जो है उसके लिए एक जमीन चाहिए, लैंड एक्विजिशन, तो वो सबसे पहले उसको हमने करना चाहिए। और जो सऊदी अरामको एंड द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी हैज कमिटेड टू इन्वेस्टिंग $25 बिलियन इन दिस प्रोजेक्ट, तो बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से लैंड एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि जब हम लैंड एक्वायर करते हैं, इट हैज़ टू बी डन इन अ डेमोक्रेटिक फैशन। वहाँ के लोग जो है उनका सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है कि इट इज़, अभी जो नया लॉ आया है उसमें भी काफ़ी डिस्प्यूट है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अब तक इंडिया के पास नहीं है, तो लोगों को ठीक तरीके से रिहैब करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ एंडलेस लिटिगेशंस, इतने सारे लिटिगेशंस चलते, फॉर एग्जांपल जो मुंबई एयरपोर्ट बाय जेवी के जो है उसका जो लिटिगेशन चल रहा है, यूएई का सॉवरेन फंड उसमें इन्वॉल्व है, अबू धाबी का इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व है, उनको एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि लिटिगेशंस कम हो रहे हैं। इंडिया में लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसीजरल डिले, कि यहाँ ये प्रोसीजरल डिले बहुत होता है, बहुत जगह पे टैक्सेशन क्लियर नहीं होता है, उसकी वजह से जीएसटी लाया गया। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिटिगेशन, हर जगह पे केसेस फाइल होते हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन हो गया, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया। ये सारे चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सपीडिएट करना चाहिए। हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका हमको पैरामीटर्स, हमारे प्रोसीजर्स को चेंज करके, मॉडिफाई करके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है उसमें हम ऊपर आने चाहिए। उसके बाद जो यूएई के जो लार्जेस्ट कंपनीज है, इतिसाल, एमसार, इतिहाद, ये जो, उनको बहुत हमारे देश में इन्वेस्ट करने का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया है। इसके वजह से जो थोड़े बहुत हमारे सक्सेस स्टोरीज है उनको हमको प्रोजेक्ट करके हमको इनके जो लिटिगेशंस है या डिलेज है इनको कम करना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस दैट इट हैज टू सेट अप अ एम्पावर्ड ग्रुप हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा टू टेक न्यू नेसेसरी स्टेप टू अट्रैक्ट एफडीआई। तो वेस्ट एशिया से हम अट्रैक्ट करने के लिए वी शुड हैव सम डिफरेंट मैकेनिज्म्स। सो अगेन जो वापस जो हमारे लोगों को भेजा जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर के लिए एक बहुत अच्छा काम किया हमारे कंट्री ने, कि स्वदेश करके एक स्कीम है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्वदेश। इट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द स्किल्स प्रोफाइल ऑफ रिटर्निंग वर्कर्स एंड हाउस देम इन अ सेंट्रल पोर्टल दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडियन फॉरेन कंपनीज। कि भाई उनको एक जगह पे एक डेटाबेस है स्वदेश, जिसके अंदर जो लोग बाहर देशों जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग हैं वो जो वापस आ रहे हैं हमारे देश में, उनका डेटाबेस के अंदर उनकी सारी प्रोफाइल, उनके सीवी स्टोर्ड होंगे, और बाकी के बाहर के देश उसको एक्सेस करके, ताकि उनको फिर से कोई नई जगह पे जॉब लग जाए या उनकी खुद की कंपनी उनको वापस बुला ले आफ्टर द एंड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से वेस्ट एशिया के साथ हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए इन अ सिचुएशन वेयर देयर इकोनॉमी इज ऑल्सो सफरिंग, आवर इकोनॉमी इज ऑल्सो सफरिंग। इस तरीके से ये फास्ट ट्रैक करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलवाना चाहिए, जाके हमारी एम्प्लॉयमेंट स्टेबल रहे हमारे यहाँ पे, अब ज़्यादा टेंशन्स ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत बहुत रिसेशन में जा चुकी है। उसके बाद लेसन्स फ्रॉम योगी फ्रॉम गांधी एंड ली। तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि यूपी विल बिकम, यूपी के जो भी अभी माइग्रेंट्स हैं सारे ऑल ओवर इंडिया और ऊपर से बाहर देशों से जो उनके वापस यूपी में आ रहे हैं, उनका ये बोलना है, उनका ये प्रॉमिस है कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे। लेकिन रियलिटी तो ये है कि यूपी में ऑलरेडी इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलस स्टेट है। वहाँ की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है उसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी में स्किल्स नहीं है, उनको लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है यूपी में इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। प्रॉमिस करना आसान होता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। सो इसके वजह से जो राइटर है उन्होंने बोला कि जो सिंगापुर को डेवलप करने वाले ली और जो महात्मा गांधी, उनसे इन्होंने कुछ सीखना चाहिए।
तो ली ने तो यही कहा था कि जब 1965 में सिंगापुर को जब इंडिपेंडेंस मिला तो इट विल बी द फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री इन एशिया, और वो उन्होंने सक्सेसफुली किया भी। तो उन्होंने ये कैसे किया? तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि सिंगापुर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है। ऑयल, मिनरल्स, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास था सिर्फ लेबर। लेबर था और एक स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिकल स्ट्रैटेजिक लोकेशन था जहाँ पे पोर्ट्स हो जाए, जहाँ पे शिप जो शिप्स हो जाते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ का पोर्ट्स, वहाँ के शिप्स, वही उनका सबसे ज़्यादा उनका प्लस पॉइंट था। तो शिपिंग रूट था, सिंगापुर वो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड। तो इसका यूज़ कैसे करें? तो उन्होंने क्या कहा लोगों से कि भाई आप हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करिए, और हमारा जो लेबर है जो कि काफ़ी कम सैलरी में काम करता है, लो कॉस्ट लेबर को आप इस्तेमाल करिए एशियन कंट्रीज़ में। लेकिन उनको एक बात का डर था कि वहाँ पे सिर्फ सर्विस सेक्टर ना बन जाए। सर्विस सेक्टर मतलब वहाँ पे सिर्फ लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो वो हमेशा बोलते थे हमारा जो लेबर है, हमारा जो पॉपुलेशन है, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करिए। लेकिन जो ग्लोबल कंपनीज थी वो इसके लिए रेडी नहीं थी। दे वर नॉट रेडी टू ट्रेन द सिंगापुर पीपल विथ हाई स्किल्स। उसमें इंडिया आगे आया। जो रतन टाटा, जेआरडी टाटा थे, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने सिंगापुर के गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके वहाँ के लोगों को ट्रेन किया। इसकी वजह से जेआरडी टाटा की कंपनी सिंगापुर में, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, अ पायनियर इन सिंगापुर इन द 1970s, एंड अदर मच लार्ज कंपनीज देन केम अलोंग। फिर उनको स्किल देने के बाद आया, तो उन्होंने स्किल भी बढ़ाया, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाया। उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया कंपनीज को कि हम आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, टैक्सेस हम कम लगाएंगे, आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन हमारे लोगों को भी अपग्रेड करिए, हमारे यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग करिए, और हमारा जो ज्योग्राफिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका भी आप इस्तेमाल करिए, लेकिन हमारे इन रिटर्न हमारे लोगों को भी आप सिखाइए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आप डेवलप करिए। बहुत ही अच्छा था ये आइडिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो राइटर ने कहा कि गवर्नमेंट शुड नॉट लुक एट पीपल एज टूल्स फॉर डेवलपमेंट रादर देन लुकिंग एट जीडीपी एज अ ओवरऑल। उन्होंने पर इंडिविजुअल का इनकम कितना है बगना देखना चाहिए। उन्होंने लोगों को पूछना चाहिए कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से उन्हें पॉलिसीज बनाना चाहिए। जो इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को एडवाइस देते रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, इकोनॉमिस्ट जो एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, humans are not tools to produce returns of for investors, rather money is the tool to produce benefits for human। इंसान पैसे के लिए नहीं होता है, पैसा इंसान के लिए होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पैसे की तरफ देख नहीं सकते, उसके साथ जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर गांधी जी का, अगर ये हो गए ली साहब सिंगापुर के, अब गांधी जी का भी अगर थिंकिंग देखेंगे तो उनका भी यही मानना था कि जो उनका पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस तभी मिल सकता है, ब्रिटिशर्स चले जाना तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उसका तो यही अर्थ होता है कि जो हमारे विलेजेस हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फिर से। दे विल बी कि भाई खुद से ही वो खुद की इकोनॉमी चल पाए, हर विलेजर इतना स्किल हो जाए कि वो खुद का ख्याल रख सके रादर देन रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट, जो कि सही था। लेकिन बहुत बार गांधी जी के व्यूज़ को ज़्यादातर देखा जाए तो उनको सपोर्ट नहीं मिला। स्टार्टिंग में भी बहुत सारे हमने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन में की, हमने इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टेड इन थिंग्स लाइक विच आर हैविंग मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर मोर मनी, जो विलेजर्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, जो आज भी हम भुगत रहे हैं। और 2008 के बाद अगर वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, उसके बाद डी ग्लोबलाइजेशन बहुत हो रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अब नहीं कर पा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व। कोविड-19 की वजह से अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से कम कर रहे हैं। सब लोग सोच रहे हमें आत्मनिर्भर होना होना है, सेल्फ रिलायंट होना है। मोदी साहब का भी यही कहना है कि रादर देन रिलाइंग ऑन अदर कंट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया, इट इज वी हु शुड एक्चुअली मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स फॉर देमसेल्फ, जो कि चीपर भी होंगे और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। तो आफ्टर 2008 क्राइसिस, अब ये 2020 क्राइसिस बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये ध्यान में आ रहा है कि अभी हम सेल्फ रिलायंट होने चाहिए रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। तो क्या क्या सजेशंस दिए हैं? वन, ह्यूमन बींग्स एंड लोकल कम्युनिटीज मस्ट बी स्ट्रेंथेंड। ओके, दे आर मीन्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इनको प्रोग्रेसिव करना पड़ेगा। जो लोकल जो पंचायत हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको आप एम्पावर कीजिए। टू, गवर्नेंस मस्ट बी स्ट्रेंथेंड एट द लोकल लेवल्स इन विलेज एंड सिटीज। थ्री, wealth is good but wealthy people must be only trustees of a community's wealth and not its owners। कि आप पैसा इन्वेस्ट करिए लेकिन आप मत डिसाइड करिए कैसा करना है, लेट द कम्युनिटी डिसाइड। यू शुड बी ट्रस्टीज ऑफ दैट कम्युनिटीज वेल्थ, यू शुड नॉट बी द ओनर्स। लेकिन ये उल्टा होता है, मोस्टली लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको लगता है हम इनके ओनर है। उसके बाद फोर्थ है एलिनेशन ऑफ ओनर्स फ्रॉम
वर्कर्स मस्ट बी रिड्यूस, कि ओनर और वर्कर का जो रिलेशन है वो हेल्दी होना चाहिए और वर्कर्स को भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देना चाहिए ताकि वो भी खुद सीख सके। सो रिड्यूस विद द क्रिएशन ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ कोऑपरेटिव कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। वर्कर्स को सिर्फ आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कर होता है, जो एम्प्लॉय होता है, उससे सिर्फ ये खून चूसना ही रह गया है, मतलब चल रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट सेक्टर में यही होता है कि आप जितना खून चूस सकते हो वर्कर से चूसो, उसको आप सिर्फ दोगे, थोड़ा सा सैलरी दोगे, लेकिन उससे 4 गुना ज़्यादा उससे आप काम कर लोगे, जिसकी वजह से बहुत आज देख सकते हैं स्ट्रेस है, प्रेशर है, लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो उसके वजह से ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, लोगों का भी ख्याल रखो, ऐसे इनका कहना है, जो कि बहुत ही अच्छा सजेशन है। तो योगी साहब जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने गांधी जी और ली साहब से ये चीज़ें सीखनी चाहिए। उसके बाद इंडिया चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल्स ग्रो। तो ये कंसर्न है, हम एक तरफ डी न्यूक्लियराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो भी एक स्वीडन की एक थिंक टैंक है, उसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, ये इसका नाम है। इन्होंने रिपोर्ट किया है, अब ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन है इस पे, कि आर्सेनल चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का बढ़ रहा है। उन्होंने एक डिजिट्स दिए हैं, 320 फॉर चाइना, 130 to 140 फॉर इंडिया एंड 150 टू पाकिस्तान। सॉरी, इंडिया का 150 हो गया है और चाइना का 290 से 320 हो गया है और पाकिस्तान का भी 160 तक हो गया है। तो चाइना और पाकिस्तान को अगर हम मिला लेंगे तो उनका न्यूक्लियर वॉरहेड हमसे ज़्यादा है, उनका न्यूक्लियर आर्सेनल हमसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे यूएस और रशिया के कंपैरिजन में, तो हम उनके आसपास भी नहीं आते हैं। 2010 में उन्होंने एक न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को साइन किया था, न्यू स्टार्ट बोला जाता है, लेकिन 2021 फरवरी में, मतलब अगले साल, ये लैप्स हो जाएगी और इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं है। इसको हम निगोशिएट करके इस ट्रीटी को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो ये जो कोलैप्स, जो भी कोलैप्स हुआ है सोवियत यूनियन का, और जो रिलेशंस के बीच में जो कड़वाहट आई है दोनों के बीच में, उसके बाद जो एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट लिस्ट रेंज मिसाइल को 2019 को ज़्यादा, उसको भी उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया है। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो डी न्यूक्लियराइजेशन, डी हार्मोनाइजेशन का जो ट्रीटीज है, वो धीरे धीरे कोई उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। उल्टा रशिया और यूएस ने ये प्लान किया, उनके जो मिलिट्री प्लान है उसके अंदर उनका ये कहना है कि हम धीरे धीरे फिर से न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने वाले हैं। तो डी न्यूक्लियराइजेशन के बारे में जो सिक्योरिटी काउंसिल कहता है, और ये दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं जो बोलते हैं कि बाकी के देशों को बोलते हैं कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स मत बढ़ाओ, और खुद बढ़ा रहे हैं। हिपोक्रेसी। नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू रिकॉर्ड स्पाइक इन डोमेस्टिक वायलेंस अमिड लॉकडाउन। तो जो एनजीओज है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उसको बोला गया है कि आपके जो आपने प्लीज देखिए कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। लेकिन जो स्मृति ईरानी जो मिनिस्टर है, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा डर के मारे ये लोग एनजीओ ऐसा ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा आउटराइट स्टेटमेंट देने से बेटर है कि आप थोड़ा सा इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करिए और देखिए कि सीरियसली डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है कि नहीं। लॉकडाउन की वजह से डिवोर्स केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना में तो न्यूज़ आ ही रही थी, लेकिन अभी इंडिया में भी हो रहा है। सो प्लीज़ एवरीबडी बी केयरफुल, बी हैप्पी, प्लीज़ अपने एक दूसरे स्पाउसेस को तकलीफ मत दो। नॉट ओनली डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ वुमन, मर्दों पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अगर आपको लॉ नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कि अभी पुरुषों पे भी अगर औरतें जुल्म करती हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ओके, सो प्लीज़ ये मत करिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा इकोनॉमी, सारा देश प्रेशर में है, टेंशन में है। वंदन योजना हेल्प्स ट्राइबल्स बीट ऑड्स। तो ये वंदन योजना जो है, वंदन मतलब जो फॉरेस्ट का जो रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करके लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प करना। तो नागालैंड में एक ट्राइबल कम्युनिटी है लैंगलेंग एरिया में, जहाँ पे वो घास बेचते थे 7 रुपए किलो में। लेकिन वंदन योजना के अंदर अभी वो 60 रुपए किलो, एक झाड़ू का 60 रुपए उनको मिल रहा है। तो ये जो हिल ब्रिम प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जो घास का वो ब्रूम्स बनाते हैं और उसको ये बेचते हैं, और ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ वंदन, और ये उसका एक टाइप है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस योजना के अंदर, जहाँ के जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज, उसका इस्तेमाल करके ये लोग प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है।
सो लोकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग हेल्प करते हैं, वैल्यू एडिशन होता है और मार्केटिंग होता है, एंड इट इज सेलिंग, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू सेल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसके वजह से ये जो लोकल कम्युनिटीज है ये बहुत उनको फाइनेंशियली हेल्प हो रहा है। वंदन योजना जो है वो हमारे पिछले साल 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था, लास्ट ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे इन 2019 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है डायल्यूशन ऑफ लेबर लॉस पुट चिल्ड्रंस एट रिस्क। जो एक्टिविस्ट जो 11 स्टेट्स है, जो मैंने कल भी आपको एक न्यूज़ बताई थी कि जो 3 स्टेट्स हैं उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है अब तक कि आपने जो लेबर लॉस को डाइल्यूट किया है उसका इम्पैक्ट ये बता रहे हैं एक्टिविस्ट की, जो चाइल्ड लेबर बढ़ जाएगा और जो एक्सप्लॉयटेशन है लेबर का वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा उनका मानना है। और जो अगर ये डाइल्यूशन होता भी नहीं फिर भी हो रहा है, लेबर क्लास इज गेटिंग एक्सप्लॉयटेड, जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसके बारे में तो ना बात करें तो ही बेहतर है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन आना चाहिए, ये लेबर लॉस को डाइल्यूशन नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़ है यूरोप रीओपन्स बॉर्डर व्हाइल चाइना कैरीज आउट मास टेस्टिंग। तो कल के न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि चाइना बोल रहा है कि उनके अंदर जो जो अभी फिर से कोविड-19 आया है दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोप। इसके पीछे कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। और देर आर सर्टन कंट्रीज लाइक बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने धीरे धीरे अपने रिस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट कर दिए हैं और धीरे धीरे जो पब्लिक प्लेसेस है वो ओपन अप हो रहे हैं और यूरोप का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रिज्यूम हो रहा है। उसके बाद फिलीपींस में एक जर्नलिस्ट है मारिया रेसा, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उनके खुद के वेबसाइट में 2012 के जो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे तब के, उनके खिलाफ लिखा गया था कि इनका इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, दे ही इज़ इन्वॉल्व इन अदर बिजनेसेस ऑल्सो, और ये ही इज़ नॉट अ करेक्ट पर्सन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। इसके वजह से उनको क्रिमिनल साइबर लाइबल के लिए, लाइबल इज अ फॉर्म ऑफ डिफेमेशन बाय द वे। जब भी आप रिटर्न लिखते हो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेमेशन, एक होता है लाइबल और एक होता है स्लैंडर। स्लैंडर जो होता है वो होता है ओरल डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब किसी को बदनाम करना। तो स्लैंडर जो होता है आप बोल के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को बदनाम कर रहे हो। लाइबल मतलब आपने लिखा हुआ है, तो उनके खुद के वेबसाइट पे उन्होंने लिखा था और अभी इनको सजा हुई है। तो एक तरीके से बहुत सारे जो मीडिया पर्सनल्स हैं उन्होंने बोला कि दिस इज अ डेथ ऑफ मीडिया राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये उनका फोटो है, तो इनको अभी सजा हुई है, विच इज thing which is opposed by the media personals all over the world. रशिया sentences former US Marine to 16 years on charge of spying। तो ये बंदा है पॉल व्हीलन करके, इनको पकड़ा गया था 2018 में पकड़ा गया था विद अ फ्लैश ड्राइव हैविंग सम क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। लेकिन जो पॉल विलन है उनका उन्होंने बोला था आई एम नॉट गिल्टी। वो एक शादी को अटेंड करने वाले थे और उस पेन ड्राइव में, उस फ्लैश ड्राइव में फोटोज थे उनके हॉलीडेज के, ऐसा उनका मानना है। तो उनका ये मानना है कि ये सब पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जा रहा है और उनको 16 साल की सज़ा हो गई है। तो अभी ये अपील करते हैं कि नहीं, हम लेट्स सी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कंसर्न और चाइना वर्डिक्ट। मैंने आपको बोला क्वाड जो देश है, इंडिया, चाइना, जो चाइना के खिलाफ है क्वाड नेशन, उसमें ऑस्ट्रेलिया एक है, उसके साथ जो मैं बताया यूएस है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है जो चाइना के खिलाफ है। सॉर्ट ऑफ, इट्स नॉट, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट रिटन डाउन एनीवर, लेकिन इम्प्लिसिट है। तो जैसे मैंने बोला कि चाइना में जो कर्म गिलिस्पी नाम का बंदा था उसको ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए डेथ पेनल्टी दी गई है, फांसी दी गई है। तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये गलत हुआ है, ऐसा इतना एक्सट्रीम सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन दी है। अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। उसके बाद की न्यूज़ है आईएई, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बिगिंस मीट ओवर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है 2012 से इसके इसके ऊपर चर्चा हो रही है। ईरान रिफ्यूज कर रहा है, उसके जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटी के 2 साइट्स हैं, 2 जगहें हैं, वहाँ पे वो अलाउ नहीं कर रहे हैं इनके लोगों को आके इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ये जो इनके जो डायरेक्टर जनरल है, इनका ये मानना है कि ऐसा इंस्पेक्शन अगर आप ब्लॉक करेंगे तो ज़्यादा स्पेकुलेशन होगा कि आप एक्चुअली न्यूक्लियर आर्सेनल क्रिएट कर रहे हैं। ओके। उसके बाद जो रशिया के जो हेड हैं, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब, उन्होंने बोला है कि यूएस ग्रिप्ड बाय डीप इंटरनल क्राइसिस। उनका ये बोलना है कि जो कोविड-19 का सिचुएशन है, अगर आप दोनों देशों को कंपेयर करेंगे तो हमने, रशिया ने उस सिचुएशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल किया है रादर देन अमेरिका। अभी मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, आपको प्रेसिडेंट बनना है, आप चाहते हो वो जो रेफरेंडम है जो आपको अलाउ करेगा टू बी द प्रेसिडेंट टिल 2036, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रेफरेंडम करना है आपको, सब ठीक है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में यू शुड नॉट यूज सच थिंग्स फॉर पॉलिटिक्स। लेकिन इंडिया में भी हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो रहा है। तो किसने देखा है, कौन से देश ने, किस एवरी कंट्रीज
trying to do its best to protect its citizen from COVID-19. ठीक है, कौन बेहतर है कौन कैसा है वो तो आगे जाके चर्चा करेंगे, लेकिन इसके ऊपर आप पॉलिटिक्स मत करिए। चलिए, मैंने आज थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं आपको, प्लीज इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। विच ट्रीटी रिप्रेजेंट्स अ नेपाली सरेंडर टू द ब्रिटिश एंड कंटेन द सेशन ऑफ नेपाली वेस्टर्न टेरिटरी टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ कालापानी, ट्रीटी ऑफ काठमांडू, ट्रीटी ऑफ लिथुपुद्रम। तो आप प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वैसे भी कल मैं इनके आंसर्स डिस्कस करूंगा कल के वीडियो में। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ तदामंदले, a variant of dash theatre too has gone virtual in times of COVID-19। तो इसके देखिए कौन से फॉर्म ऑफ थिएटर है, यक्षगाना, बंद पथार, मंच, बुहाना। तो इसके आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। तो कौन से फॉर्म ऑफ थिएटर ये इसके अंदर ये होता है। तो मैंने आज ये डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप यू रिकलेक्ट और आप इसका आंसर अभी दे दे। वैसे भी मैं कल इसको अपने वीडियो में डिस्कस करूंगा। वी स्टेट हैज बैंड ऑनलाइन क्लासेस टिल क्लास 5th। ठीक है, 5th स्टैंडर्ड तक कौन से स्टेट ने बैन किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, न्यू दिल्ली। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, आज के भी न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन आई कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। The differences had arisen between India and which country over the construction of the Lepu-Lake-Darchula road would be resolved through talks। इसका रेजोल्यूशन टॉक्स थ्रू होगा। ये रोड कौन से देशों की का प्रॉब्लम है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या चाइना। कौन से देश के साथ हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हाउ मेनी न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। आज के आर्टिकल में आया था जब मैंने बोला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोल रही है ईरान को आपके साइट्स ओपन करिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए। तो कितने देश है जो न्यूक्लियर आर्म्ड है? 5, 8, 11, 9। जो भी आंसर होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है विच इज बिटवीन विच कंट्रीज? इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, यूएस चाइना, यूएस रशिया। इसका भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद डैश a niece of President Donald Trump will divulge a series of harrowing and salacious stories about him in an upcoming book। आज के पेपर में ये न्यूज़ आई थी, तो आप ऑप्शंस देख लीजिए। टेरी ट्रम्प, मैरी ट्रम्प, जॉर्ज ट्रम्प, जॉन ट्रम्प। जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है उनके बड़े भाई की ये बेटी है। इन्होंने एक किताब लिखी है, तो ये किताब का नाम आपको ढूंढना है कि इज इट टू लेस एंड ऑलवेज इनफ, टू मच एंड नेवर इनफ, टू लेस एंड नेवर इनफ एंड टू मच। तो इतना ऐसा आंसर आता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको उनका नाम नहीं पता तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये बुक ऐसे वक्त लॉन्च हो रही है जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब फिर से प्रेसिडेंट होने के लिए खड़े होने वाले हैं, और इसके अंदर वो बहुत सारे डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बहुत सारे रिलेवेशन करने वाले हैं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग होने वाला है। जैसे बोला गया हैरोविंग एंड सैलेशियस। तो डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर किताब है, तो लोग जो अपोजिशन है इस किताब का इस्तेमाल करके उनका जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन होगा उनके खिलाफ वो चला सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इज राफेल ग्रॉसी, जॉर्ज बैसी, रोनाल्ड रॉस, हेमिद जोहरा। जो आंसर है प्लीज डालिए। आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया। आपको फाइंड आउट करना है। A Russian court convicted former US Marine Dash of spying for the US and was sentenced in for 16 years jail for spying। तो इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। सैंडी कोस्टा, डेविड रूट, पॉल विलेन और रॉन डेविस। ठीक है, तो आप आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आंसर्स प्लीज दीजिएगा, एक तरीके का इंटरेक्शन होगा। और कोई भी डाउट होगा विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज और एनी ऑप्शनल, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू। प्रोफेसर आदित्य केदारी साइनिंग आउट।